Reproduction is the ability of a body to produce offsprings of its own types. रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी होती है जिसके जरिए वो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है. ऑफ स्प्रिंग के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं प्रोजेनिस, सही है, या फिर चाइल्ड, कुछ भी यूज कर सकते हैं. ऑफ इट्स ओन टाइप, अपने ही तरह के अगर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे, सही है. अच्छा, और अगर अपने से अलग ऑर्गेनिज्म को वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, उसको प्रोडक्शन कह सकते हैं हम, क्योंकि वो पहली बार बनेगा. मगर एक इंसान है, वो दोबारा से एक इंसान को बना रहे हैं, मतलब दोबारा से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. दोबारा से प्रोडक्शन कर रहे हैं. एक तो वो खुद था, अब वो दोबारा से अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब उसने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया. अब हर एक फंक्शन के लिए हमारे पास एक सिस्टम का होना जरूरी है. तो इसी तरह रिप्रोडक्शन इज अचीव्ड बाय रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्शन को अचीव करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम होता है वो कौन सा सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स involved in reproduction. वो कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उस कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बाकी सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट है, सही है. बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे सिस्टम्स वाइटल सिस्टम है. वाइटल सिस्टम का क्या मतलब है कि अगर उसको बॉडी से निकाल दो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता. अगर मस्कुलर सिस्टम बॉडी में ना हो तो क्या इंसान जिंदा रह सकता है, मसल्स के बगैर नहीं रह सकता है, मसल्स के बगैर जिंदा. अगर स्केलेटल सिस्टम को बॉडी से निकाल दिया जाए, बोन्स के बगैर बंदा जिंदा रह सकता है इंसान नहीं, कोई भी ऑर्गन प्रोटेक्टेड ही नहीं होगा. जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सब की प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, बोन्स कर रहे हैं, तो बोन्स के बगैर भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता. अगर हम हार्मोनल सिस्टम को निकाल दें बॉडी से, जिंदा रह सकते हैं इंसान, नहीं रह सकता है. नर्वस सिस्टम को बॉडी से निकाल दे, जिंदा रह सकता है, नहीं रह सकते. सर्कुलेटरी सिस्टम को निकाल दे, जिंदा रह सकते हैं, नहीं. रिस्पायरेटरी सिस्टम को निकाल दे, जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते. तो बॉडी का हर सिस्टम ऐसा सिस्टम है, वाइटल सिस्टम. मगर बॉडी का ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट इज नॉट अ वाइटल सिस्टम. ये वाइटल सिस्टम नहीं है, सही है, वाइटल सिस्टम नहीं है, यानी ये हमारे लिए जरूरी, हमारी जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है. अच्छा, ये बाकी सिस्टम से इस तरह भी अलग है कि हम जितने भी सिस्टम देखिए, नर्वस सिस्टम मेल और फीमेल में सेम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम मेल और फीमेल में सेम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मेल और फीमेल में सेम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम मेल और फीमेल में सेम होता है, मस्कुलर सिस्टम मेल और फीमेल में सेम होता है, स्केलेटल सिस्टम मेल और फीमेल में सेम होता है. मगर अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल. ये मेल और फीमेल में डिफरेंट है. तीसरी पेक्युलैरिटी मतलब कुछ अलग जो कि बाकी सिस्टम से नहीं है और इस सिस्टम में देखने को मिल रहा है. तीसरी पेक्युलैरिटी ये है कि हमारे पास हर सिस्टम, बॉडी का हर सिस्टम हमारे बर्थ से एक्टिवेट हो जाता है. स्केलेटल सिस्टम, हमारे बोन्स जो हैं वो हमारे बर्थ से काम कर रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम बर्थ से काम कर रहे हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम बर्थ से काम कर रहे हैं, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट हमारे बर्थ से पंप कर रहे हैं, ब्रेन हमारे बर्थ से काम कर रहे हैं, जब से हम पैदा हुए तब से काम कर रहे हैं. मगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बर्थ से एक्टिवेट नहीं होता है. तो ये कब एक्टिवेट होते हैं, इट गेट इन फंक्शन आफ्टर प्यूबर्टी. ये प्यूबर्टी के बाद फंक्शन में आता है. ये वाहिद वो सिस्टम है जो एक अरसे तक इनएक्टिवेटेड रहता है, सही है. बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक क्या रहता है, इनएक्टिवेट रहता है, सही है. अच्छा, एक और बात, ये जो हमारे पास सिस्टम है इट इज वाइटल. ये वाइटल तो है मगर इट इज वाइटल टू लाइफ. ये लाइफ के लिए वाइटल नहीं है बल्कि ये किसके लिए वाइटल है, इट इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. ये एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए वाइटल नहीं है. अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से अगर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकाल लिया जाए तो उसको कोई इतना बड़ा फर्क
नहीं पड़ेगा, मगर ये वाइटल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, एक पूरी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मान लेते हैं पांडा, अगर पांडा रिप्रोड्यूस करना छोड़ दे, सिर्फ मरता रहे, रिप्रोड्यूस ना करे, तो एक वक्त आएगा 100 साल बाद या 2 साल बाद के दुनिया के सारे पांडा क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सही है। तुम लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, उसको कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशी, सुने? क्या मतलब होता है एंडेंजर्ड स्पीशी का? जो आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रहा है। एंडेंजर्ड स्पीशी उस स्पीशी को कहते हैं जिसका रेट ऑफ डेथ रेट ऑफ रिप्रोडक्शन से बढ़ जाए, यानी इस वक्त दुनिया में 1000 या 10,000 पांडास हैं, सही है, और हर रोज 2 पांडा मर रहे हैं और 1 पांडा पैदा हो रहा है। इसका मतलब हर रोज 1 पांडा दुनिया से कम हो रहे हैं। तो 1000 दिनों के बाद, 10,000 दिनों के बाद सारे पांडा दुनिया से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे स्पीशी को कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशी, जिसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन से ज्यादा हो जाए। तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अगर कम भी हो जाए तब भी वो स्पीशी बन जाती है एंडेंजर्ड स्पीशी, और वो एक ना एक दिन इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। आगे बात समझ में? अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम पहले स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी हम सब क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही बात कर ली कि वो वाहिद सिस्टम है हमारी बॉडी का जो मेल और फीमेल में डिफरेंट है। तो पहले मेल पढ़ना होगा फिर फीमेल पढ़ना होगा। तो पहले पढ़ लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली हम 4 ऑर्गन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोनेड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स या फिर एसेसरी ऑर्गन्स कह सकते हैं इनको। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम एसेसरी ग्लैंड्स, और देन वी विल स्टडी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जेनिटेलिया का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यस, जेनिटेलिया का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया को छोड़ के ये तीनों जेनिटेलिया क्या है फिर? यस, इंटरनल जेनिटेलिया, मतलब ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सही है। तो इन 4 स्ट्रक्चर को पढ़ना है, गोनेड्स, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन भी है, हम इस गोनेड्स को कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? गोनेड्स। और एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इन तीनों को हम कहते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था हमने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमने 4 ऑर्गन्स पढ़ने थे, और फर्स्ट ऑर्गन कौन सा था? गोनेड्स। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं गोनेड्स को। गोनेड्स जो होते हैं हमारे पास, सबसे पहली बात तो ये है कि गोनेड्स प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऑर्गन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और मेल गोनेड्स का एक नाम है स्पेसिफिक, और वो नाम क्या है? मेल गोनेड्स आर
टेस्टिस, और ये टेस्टिस किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं, पेयर में होते हैं, यानी दो होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं। सही है। अच्छा, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछी भी जाती है, वो ये है कि टेस्टिस आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। टेस्टिस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, यानी बनते कहां पे? बॉडी के अंदर बनते हैं, बट बिफोर बर्थ, मगर बर्थ से पहले, बट बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले they come to lie outside the body in a pouch known as scrotum। सही। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्टिस बनते कहां पे हैं? बॉडी के अंदर, मगर बर्थ से पहले ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं एक पाउच के अंदर जिसका नाम है स्क्रोटम। और स्क्रोटम जो है हमारे पास, स्क्रोटम ये एक मस्कुलर पाउच है। ये कैसा पाउच है? मस्कुलर, यानी मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक पाउच है। सही है। अच्छा, और क्यों आते हैं, क्यों बाहर क्यों आते हैं बॉडी के? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे पास टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो कंपैरेटिवली लो चाहिए होता है एज कंपेयर टू द बॉडी। तो क्यों नीचे आते हैं? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर कितना है? बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म प्रोडक्शन, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन इज 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 34 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। तो ये जो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है ये बॉडी के अंदर अचीव नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसको बॉडी से बाहर आना पड़ता है टू अचीव दिस 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो उसमें हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते ना ही कम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी को हाइपोथैलेमस खुद मेंटेन कर रहा होता है। तो हमें इसको कहाँ लेके जाना पड़ा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, मतलब बॉडी से बाहर लेकर जाना पड़ा। सही है। अच्छा, इससे कोई पूछे टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, तो वो इंटरनल जेनिटेलिया का पार्ट है या एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है? इंटरनल जेनिटेलिया का। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट वो है जो बॉडी के बाहर से विजिबल है, और बॉडी के बाहर से टेस्टिस विजिबल नहीं है बल्कि स्क्रोटम विजिबल है। तो स्क्रोटम एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसके अंदर मौजूद टेस्टिस जो है वो इंटरनल जेनिटेलिया, भूलना मत, इसको याद रखना। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करें अगर टेस्टिस की, तो टेस्टिस के अंदर इस तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं। इस तरह के क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स। तो टेस्टिस कंटेन कंपार्टमेंट्स, और इन कंपार्टमेंट्स का एक नाम होता है। क्या नाम होता है? लॉब्यूल्स। याद आया? इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं? लॉब्यूल्स। तो टेस्टिस के अंदर इस तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉब्यूल्स, और ये कितने नंबर होते हैं? 250 टू 300 इन नंबर। सही। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिस के अंदर? 250 से 300 तक, मगर यहाँ पे मैंने कम बनाए क्योंकि यहाँ पे मुझे और भी कुछ ड्रॉ करना है इसलिए। मगर याद रखना टेस्टिस के अंदर 250 टू 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉब्यूल्स, और हर एक लॉब्यूल के अंदर, ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। जैसे ये देखो, इस तरीके से हाईली कॉइल ट्यूब्यूल होते हैं, मैं ज्यादा कॉइल नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे कुछ समझाना भी है। इस तरह के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सही है। तो हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। जो ग्रीन से मैंने बनाया ये क्या शो किया है मैंने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सही। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां चले जाते हैं? किसके पास चले जाते हैं? ग्रेटी टेस्टिस। याद आ रहे? इस तरीके से यहां से
डक्ट्स निकल रही होती हैं और ये कनेक्ट हो जाता है टू स्ट्रक्चर नोन एज रेटी टेस्टिस। सही है। और फिर रेटी टेस्टिस से निकलती हैं कुछ डक्ट्स, स्मॉल डक्ट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, इफरेंट डक्ट्स या फिर डक्ट्यूल्स। सही है। और ये इफरेंट डक्ट्यूल्स किससे कनेक्ट हो जाती हैं जाके, इफरेंट डक्ट्यूल्स किससे कनेक्ट हो जाती हैं, एपिडिडाइमस। डिफरेंट डक्ट्यूल्स किससे कनेक्ट हो जाती हैं, एपिडिडाइमस। अब स्पर्म हमें पता है, स्पर्म किसके अंदर बनता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बनता है। सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म चले जाते हैं रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस से कहां चले जाते हैं, एपिडिडाइमस में। सही। ये तो डक्टर सिस्टम शुरू हो गया। हमें स्पर्म के सॉरी टेस्टिस के स्ट्रक्चर में सिर्फ ये याद रखना है कि टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स होती हैं जिनको हम लोब्यूल्स कहते हैं, और हर लोब्यूल्स के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती है। सही है। अभी इतना याद रखना है, बाकी की सारी चीजें हम डक्टर सिस्टम में देखेंगे। सही है। एक्सेसरी ऑर्गन्स में देखेंगे, अभी हम गोनेड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है टेस्टिस का। अगर यहां पर मैं टेस्टिस का फंक्शन लिख दूं तो क्या फंक्शन होगा टेस्टिस का। फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म की प्रोडक्शन। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होगी, सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑफ द टेस्टिस में। और दूसरी है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स हार्मोन है, और इसको कौन प्रोड्यूस करता है, लेडिक सेल। सही। ये भी यहीं कहीं मौजूद होते हैं, ये देखो यहाँ पे मौजूद होते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच बीच में मौजूद होता है, इस जगह पे लेडिक सेल्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। सही है। अगर इस तरीके से मैं बनाता हूं सेमिनिफेरस टिब्यूल, तो इसके इर्द गिर्द जो सेल्स हैं, ये देखो इस तरीके से, ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स का क्या नाम है, लेडिक सेल्स। सही है। और क्योंकि ये दो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसको लेडिक सेल के अलावा हम एक और नाम देते हैं, और वो नाम के इंटरस्टिशियल सेल्स। सही है। और इनका काम क्या है, क्या प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा सेमिनिफेरस टिब्यूल की बाउंड्री में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सर्टोलाई सेल्स, सर्टोलाई सेल्स। और ये क्या करते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सही है। स्पर्म को नरिश करते हैं और उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास गोनेड्स कंप्लीट। अब हमें क्या पढ़ना है, एक्सेसरी यूनिट्स। अब हमें पढ़ना है एक्सेसरी ऑर्गन्स या फिर एक्सेसरी डक्ट्स। सही। एक्सेसरी डक्ट्स को हम डायग्राम में पढ़ लेते हैं, डायग्राम की सूरत में। ये हमारे पास आ गया टेस्टिस। सही। दो टेस्टिस। अब हमें पता है टेस्टिस के अंदर ये इस तरह के लोब्यूल्स होंगे, जिनको कंपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं, लोब्यूल्स भी कह सकते हैं, इस तरीके के। सही है। और इसके अंदर क्या होगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल होगा, जो क्या बनाएगा, स्पर्म। सिर्फ एक जगह बना रहा हूं, सही, दोनों जगह नहीं बनाऊंगा। उसके बाद ये स्पर्म यहां से कहां जाएगा, एक और डक्ट के अंदर जिसका नाम है रेटी टेस्टिस। सही है। अच्छा, इसके पीछे भी एक डक्ट मौजूद है जिसका नाम है एपिडिडाइमस। सही है। ऐसे ही है। तो अब इस रेटी टेस्टिस से स्पर्म इफरेंट डक्ट्स के थ्रू कहां मूव करके आ जाएगा, एपिडिडाइमस में। तो यहां पे हम लेबलिंग कर देते हैं, ये तो इसकी लेबलिंग तो की भी थी टेस्टिस की, डक्ट्स की लेबलिंग कर देते हैं। ये सबसे पहला डक्ट है जिसको हम कह रहे हैं रेटी टेस्टिस। तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछे तुमसे कि स्पर्म बनने के बाद जब सेमिनिफेरस टिब्यूल में बन जाता है, सबसे पहले कौन से डक्ट में जाता है, तो क्या जवाब होगा, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के बाद कहां जाता है, इफरेंट डक्ट्स या फिर इफरेंट डक्ट्यूल्स। और इफरेंट डक्ट्यूल्स के बाद कहां जाता है, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस।
सही है। एपिडिडाइमस में ये कुछ अरसा स्टोर होता है, सही है, कुछ अरसा क्या करने के लिए स्टोर होते हैं, कुछ अरसा मेच्योरेशन के लिए स्टोर होता है। एपिडिडाइमस में क्या होते हैं, स्पर्म गेट स्टोर्ड फॉर सम टाइम्स, कुछ अरसे के लिए स्टोर होता है फॉर किस काम के लिए, मेच्योरेशन। और इस मेच्योरेशन में इसकी कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होती है, इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आती है, बल्कि ये यहां पे क्या सीखता है, लर्न टू स्विम, स्विम करना सीखता है, ताकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सही से स्विमिंग कर पाए, सही है, ट्रेवल कर पाए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस एपिडिडाइमस से स्पर्म जब मैच्योर हो जाता है और स्विमिंग सीख लेता है, तो एक ट्यूब के जरिए, एक डक्ट के जरिए यहां से निकल जाता है और बॉडी के अंदर चले जाता है। वो डक्ट जो कि बॉडी के अंदर स्पर्म को लेके जा रही है, इस डक्ट का क्या नाम है, वास डिफरेंस, सही है। और दूसरा नाम है इसका वाजा इफ्रेंशिया, सही है, वास डिफरेंस या फिर वाजा इफ्रेंशिया। ये क्या कर रहे हैं, ये एपिडिडाइमस से जो बॉडी के बाहर मौजूद है, इससे इस स्पर्म को लेके जा रहे हैं बॉडी के अंदर, सही है। अब जब ये बॉडी के अंदर लेके जाता है तो एट द लास्ट, बिल्कुल अपने आखिरी पार्ट में, ये बहुत ज्यादा डायलेट हो जाता है, और इस डायलेटेड पार्ट को बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं, एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस का एम्प्यूला। और इसका काम क्या है, ये स्पर्म को कुछ देर के लिए यहाँ पे स्टोर करता है बिफोर इजैकुलेशन। उसके बाद क्या होता है, देखो ये हमारे पास यूरिथ्रा है, जो ऊपर किससे अटैच है, यूरिनरी ब्लैडर से अटैच है, सही है, इसको छोड़ दो, यूरिनरी ब्लैडर से अटैच। अब ये जो एम्प्यूला ऑफ द वास डिफरेंस है, कि यहाँ पे एक और ग्लैंड के साथ मिल जाता है, और वो ग्लैंड कौन सा है, क्या नाम है इस ग्लैंड का, सेमिनल वेसिकल, सही है, इस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। तो ये इस ग्लैंड के साथ मिल जाता है, और ये एम्प्यूला ऑफ द वास डिफरेंस एंड दिस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना लेते हैं। और इस कॉमन डक्ट को क्या कहते हैं हम, बोलो, इजैक्यूलेटरी, जगह नहीं है, यहां पे लिख लेते हैं, इस कॉमन डक्ट को बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, सही है। अच्छा, क्वेश्चन में कोई पूछे इजैक्यूलेटरी डक्ट कैसे बनता है, तो क्या बताओगे, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल। वास डिफरेंस का भी कौन सा पार्ट, एम्प्यूला वाला पार्ट, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस विद सेमिनल वेसिकल फॉर्म्स ejaculatory duct, and ejaculatory duct is the duct which enters in urethra. ejaculatory duct वो duct है जो कहाँ एंटर होता है, यूरिथ्रा में एंटर होता है, सही है। अच्छा, दो और ग्लैंड्स यहाँ पे मौजूद है, एक तो ये ग्लैंड है जो पीछे की तरफ मौजूद है, इसलिए इस तरह इसको बना रहे हैं, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली यूरिथ्रा में रिलीज करता है, सही, ये अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली कहां रिलीज करता है, यूरिथ्रा में। और यहां पे मौजूद है प्रोस्टेट के जस्ट नीचे एक ग्लैंड मौजूद है, पेयर में मौजूद है, इसको हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। दरअसल ये जो ग्लैंड है, ये बल्ब की तरह प्रेजेंट है यूरिथ्रा के ऊपर, इसीलिए इसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर इसका दूसरा नाम है कोपर्स ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड। ये भी अपनी सिक्रीशन को कहां सिक्रीट करते हैं, डायरेक्टली यूरिथ्रा में सिक्रीट करते हैं, सही है। उसके बाद इससे वास डिफरेंस से आने वाला स्पर्म, सेमिनल वेसिकल से आने वाला फ्लूइड, प्रोस्टेट से आने वाला फ्लूइड, और इस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से आने वाला फ्लूइड, चारों चीजें मिल जाती हैं और मिलकर क्या बना लेती हैं, मिलकर बना लेती हैं सीमेन। तो सीमेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म कमिंग फ्रॉम वास डिफरेंस and all the fluids coming from seminal vesicle, prostate gland and Cooper's gland.
कोर्पस ग्लैंड। इन सब से आने वाले फ्लूइड मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, सीमेन बना लेते हैं। कोर्पस ग्लैंड का जो फंक्शन है, कोर्पस ग्लैंड के फ्लूइड का जो फंक्शन है वो एक बार एमसीक्यूज में पूछा गया था, तो इसको याद रखो। कोर्पस ग्लैंड का जो फ्लूइड है वो रिलीज करते हैं अल्कलाइन, कोर्पस ग्लैंड रिलीज करता है अल्कलाइन फ्लूइड, जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज द पीएच ऑफ यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा के पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो पहले कैसा था, एसिडिक था ड्यू टू यूरिन। यूरिन की वजह से यूरिथ्रा क्या था, एसिडिक था। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जस्ट बिफोर द एंट्री ऑफ स्पर्म, इससे पहले कि इजैकुलेटरी डक्ट स्पर्म को और सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड को यहाँ पे एंटर करे, उससे पहले बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को रिलीज करता है, और इस तरह आगे आगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन जारी होती है इस तरीके से, और पीछे पीछे क्या आ रहा होता है, स्पर्म और बाकी सारी सिक्रीशन। ये आगे क्यों जा रहे होते हैं, ताकि ये आगे के पीएच को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से स्पर्म डीजेनरेट ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। आगे बात समझ में। अच्छा, ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पीनिस, सही है, और ये स्क्रोटम होता है, सही है। एक ही तरफ मैंने बनाया, दूसरी तरफ नहीं बनाया, दूसरी तरफ सब चीज सेम होगी। ग्लैंड्स में याद रखना कि सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पेयर में होते हैं, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होता है, सिंगल होता है, सही है, और सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई। हाँ, तो इसमें हमने एसेसरी डक्ट्स भी कवर कर लिया, एसेसरी ग्लैंड्स भी कवर कर लिया, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कवर कर लिया। अच्छा, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रह गई, ये जो यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा, मेल का यूरिथ्रा, सिर्फ फीमेल का यूरिथ्रा नहीं बल्कि सिर्फ मेल का यूरिथ्रा, इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्योंकि मेल का जो यूरिथ्रा होता है वो यूरिन भी कैरी कर रहा होता है और जेनिटल सेल्स यानी स्पर्म को भी कैरी कर रहा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। अनलाइक द फीमेल में यूरिथ्रा अलग होते हैं और जेनिटल डक्ट अलग होते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। Hormonal regulation of male reproductive system. Hormonal regulation of male reproductive सिस्टम का हार्मोनल रेगुलेशन। अच्छा, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम उसके लिए हमें पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना होगा, फिर हमें समझ में आएगा कि हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है। मगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे हमारे पास हाइपोथैलेमस है, मास्टर रेगुलेटर ऑफ ऑल द एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाता है, दो हार्मोन्स। यहाँ पे इसको इस तरह लिखते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज करवाता है, FSH और LH। ऐसे ही है, दो हार्मोन्स FSH एंड LH, सही है। FSH जाता है किसके पास, एक सेल के पास जिसका नाम है सर्टोलाई सेल ऑफ टेस्टिस। किसके पास जाता है, सर्टोलाई सेल, और सर्टोलाई सेल को स्टिमुलेट कर देता है। सर्टोलाई सेल जैसे ही स्टिमुलेट होते हैं, ये स्टिमुलेट कर देता है स्पर्मेटोगोनिया को। किसको स्टिमुलेट कर देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया को, और स्पर्मेटोगोनिया क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के जरिए क्या प्रोड्यूस करने लगता है, स्पर्म, सही है। अच्छा, ये जो LH है ये स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को। किसको स्टिमुलेट करते हैं, लेडिक सेल्स, और लेडिक सेल्स क्या करना शुरू कर देते हैं, रिलीज करना शुरू कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन, सही है। ये तो हो गया एक नॉर्मल सी बात। अब इसकी रेगुलेशन कहाँ है, रेगुलेशन इसी में, टेस्टोस्टेरोन जब जरूरत से ज्यादा हो जाएगा,
यानी LH तो मसलता है इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो टेस्टोस्टेरोन LH की प्रोडक्शन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, सही है। और साथ में किसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को भी इनहिबिट कर देगा। मतलब टेस्टोस्टेरोन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी गलैंड, वहां से LH की सिंथेसिस स्टॉप करवा देगा, और टेस्टोस्टेरोन साथ में जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, और वहां से GnRH की सिंथेसिस भी स्टॉप करवा देगा, ठीक है। सेम इसी तरह जब स्पर्म जरूरत से ज्यादा बन जाएंगे, अब और स्पर्म की जरूरत नहीं है, तो सर्टोलाइज सेल्स रिलीज करेंगे एक और हार्मोन जिसका नाम है इनहिबिन। क्या नाम है, इनहिबिन। और ये इनहिबिट करेगा FSH को भी, और यही इनहिबिट करेगा GnRH को भी। आगे बात समझ में, जब भी स्पर्म ज्यादा बनेगा सर्टोलाइज सेल्स रिलीज करेंगे इनहिबिन, और ये FSH और GnRH की रिलीज को स्टॉप कर देगा। जब भी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनेगा ये खुद ही इनहिबिट कर देगा LH को भी और GnRH को, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल सी रेगुलेशन, सही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें सिर्फ 2 ऑर्गन्स पढ़ने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 ऑर्गन्स पढ़ने होते हैं, गोनेड्स, एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ 2 ऑर्गन्स पढ़ने हैं, और वो 2 ऑर्गन्स कौन से हैं, एक पढ़ना है हमें यहाँ पे गोनेड्स पढ़ना है, और दूसरा हमें पढ़ना है एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो छोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपैरेटिवली एक्सेसरी ऑर्गन्स, सही। तो गोनेड से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। गोनेड्स बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह फीमेल गोनेड्स भी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फीमेल गोनेड्स का एक नाम है स्पेसिफिक, और वो नाम क्या है, ओवरीज। क्या नाम है, ओवरीज। और ओवरीज भी बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह पेयर में होती हैं, यानी 2 होती हैं, मगर अनलाइक द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। और बॉडी के अंदर भी कहाँ होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, सही है। ओवरीज जो होती हैं उनका अगर स्ट्रक्चर देखें हम, यहाँ पे देखते हैं ओवरीज का स्ट्रक्चर, तो इस तरह की ओवरीज होती हैं, और ओवरीज के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ इस तरह के फॉलिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। जब एक फीमेल बॉर्न होती है तो फीमेल ओवरी के अंदर इस तरह के फॉलिकल्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। तो ये जो फॉलिकल्स हैं ये हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, या फिर इनका दूसरा नाम है ओवेरियन फॉलिकल्स के अलावा इनको एक और नाम दे सकते हैं हम, इनको हम कह सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स। और अगर इनका स्ट्रक्चर देखें हम, तो इनके स्ट्रक्चर में हमें सेंटर में एक प्राइमरी oocyte मिलता है, और सराउंडिंग में फॉलिकुलर सेल्स फॉर प्रोटेक्शन। इसकी प्रोटेक्शन के लिए सराउंडिंग में एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल्स, सही है। तो ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स, जो कि सराउंडिंग में प्रेजेंट है, और ये जो सेंटर में प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, सही। ये स्ट्रक्चर है प्राइमरी फॉलिकल का या ओवेरियन फॉलिकल का। एक बात याद रखना कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर अप्रोक्सीमेटली 2 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स या ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट इन फीमेल ओवरी। एट द टाइम ऑफ बर्थ एक ओवरी के अंदर, वैसे 2 ओवरी होती है, एक ओवरी के अंदर 2 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं जो कि एक फीमेल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, सही है। और हर एक फॉलिकल के अंदर, ओवेरियन फॉलिकल के अंदर सराउंडिंग में फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और सेंटर में प्राइमरी oocyte होता है, सही है। ये जो ओवरीज हैं ये अटैच होती हैं विद, दे आर अटैच विद यूट्रस, ये यूट्रस से अटैच होती हैं किसके जरिए, बाय ओवेरियन
लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट के जरिए ओवरीज से यूट्रस से अटैच होती है ये, सही है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स, तो एसेसरी ऑर्गन्स 3 है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पहला है हमारे पास, उसको हम कहते हैं यूट्राइन ट्यूब। उसके बाद एक और एसेसरी ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं यूट्रस, और तीसरा है वजाइना। ये 3 एसेसरी ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसको डायग्राम की सूरत में देख लेते हैं। यहाँ पे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना लेते हैं। सही, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है ये इस तरीके से। यहाँ पे पहले 2 ओवरीज बना लेते हैं। सही, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें हमारे पास प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज भी आ गई और सारे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आ गए। सही, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास यूट्राइन ट्यूब है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें नजर आ रहा है यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब के 2 और नाम है। यूट्राइन ट्यूब के हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और इसको एक और नाम देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट। ये तीनों नाम इसी के। यूट्राइन ट्यूब इसलिए क्योंकि यूट्रस से इमर्ज हो रहा है। उसके अलावा फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ये 2 भी इसके नाम है। सही है। अच्छा, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका डिस्टल पार्ट है और ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है। सही है। इसके प्रॉक्सिमल पार्ट में हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलनी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं हम, और वो नाम क्या है, फिम्बरी। सही है। और ये फिम्बरी क्या करते हैं, ये एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन स्वीपिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ओवरी के ऊपर, ताकि जब ओवरी के अंदर से ओवम रिलीज हो तो फौरन इसको ये क्या कर ले, कैच कर ले। ये ओवरी से अटैच नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये ओवरी से अटैच नहीं है, मगर इस तरह के देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ओवरी से अटैच है, मगर ये ओवरी से अलग है। सही है। अगर ये स्वीपिंग एक्टिविटी परफॉर्म ना करे इसके फिम्बरी, तो होगा क्या, ये ओवम रिलीज होती है एब्डोमिनल कैविटी में कहीं लॉस हो जाएगा और उसको मैक्रोफेजेस क्या कर देंगे, फैगोसाइटोस कर लेंगे। तो इसलिए ये स्वीपिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है ताकि ओवम इसके अंदर आ जाए। उसके अलावा इसकी जो इनर सरफेस है इसमें क्या होता है, सीलिया होता है। और सीलिया क्या करता है, सीलिया पुश करता है ओवम को ऊपर की तरफ, ऊ साइड को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो इसके पास इसके प्रॉक्सिमल पार्ट में, इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, इसके प्रॉक्सिमल पार्ट में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फिम्बरी। और इसके इनर सरफेस में, इनर सरफेस ऑफ द ओविडक्ट, इनर सरफेस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इसके अंदर क्या होता है, सीलिया होता है। और सीलिया क्या करता है, मूवमेंट ऑफ ओवम की मूवमेंट को इंश्योर करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या फंक्शन है यूट्राइन ट्यूब का, यूट्राइन ट्यूब का फंक्शन ये कि इट रिसीव oocyte आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ये oocyte को क्या करता है, रिसीव करता है, और इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन का साइट है। क्यों फर्टिलाइजेशन का साइट क्यों है, फर्टिलाइजेशन सिर्फ फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्यों हो सकती है, कहीं और क्यों नहीं हो सकती, ये बताया था मैंने क्लास में भी।
बताया था, हाँ बताया था। देखो बताता हूँ, ये oocyte रिलीज हुआ, ये oocyte आ गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब फेलोपियन ट्यूब को, इस oocyte को यूट्रस तक पहुंचाने में लगेंगे 48 आवर्स, 24 टू 48 आवर्स, सही है। और ओवम की जो लाइफ है, लाइफ ऑफ द ओवम, ये भी क्या है 24 टू 48 आवर्स। तो जब तक ओवम यूट्रस के अंदर पहुंचेगा तब तक ये क्या हो चुका होगा, डेड हो चुका होगा। अब अगर स्पर्म आ भी गया यहाँ से वजाइना के थ्रू तो फिर भी इसको फर्टिलाइज नहीं कर सकेगा, सही है। अगर ये यहाँ पे मौजूद है फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो चांसेस है कि स्पर्म यहाँ पे जाए और ये ओवम जिंदा हो और इसको क्या कर दे, ये फर्टिलाइज कर दे, सही है। मगर एक बार ये यूट्रस में पहुंच गया मतलब 48 आवर्स, 24 टू 48 नहीं 48 आवर्स, 48 आवर्स गुजर चुके हैं और अब ओवम के जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं है, तो अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे ओवम की लाइफ भी देख लेते हैं। ओवम की लाइफ है, ओवम की लाइफ है 24 टू 48 आवर्स विदाउट स्पर्म। और अगर स्पर्म आ गया तो ओवम की लाइफ कितनी हो जाएगी, बढ़ के। अगर स्पर्म नहीं आया तब तो 24 टू 48 आवर्स में डेड हो जाएगा इस ओवम, और अगर स्पर्म आ गया तो फिर कितनी हो जाएगी उसकी लाइफ, कितनी हो जाएगी, 60 साल, 70 साल, 80 साल, सही है। हम भी पहले कोई ओवम थे जो 24 टू 48 आवर्स के बीच में मर जाता, मगर उससे पहले स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज कर लिया और अभी तक वो ओवम जिंदा है, सही है। पढ़ा रहे वो ओवम, अभी तक खड़े हो गए यहाँ पर और पढ़ भी रहे हो तुम लोग, सही है। तो ओवम के पास अगर स्पर्म पहुंच गया तो ओवम की लाइफ बहुत बढ़ जाएगी, और स्पर्म नहीं पहुंचा तो फिर मर जाएगा 24 टू 48 आवर्स, सही है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा हमारे पास एसेसरी ऑर्गन है यूट्रस। ये जो तुम्हें नजर आ रहा है यूट्रस है, सही। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूट्रस है, मगर यूट्रस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। देखो, रिप्रोडक्शन के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, 3 चीज नेसेसरी होती है रिप्रोडक्शन की, 3 शर्तें। फर्स्ट वन इज गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट्स का प्रोडक्शन। सेकेंड थिंग इज मेटिंग, एंड थर्ड थिंग इज फर्टिलाइजेशन, सही। यानी गैमीट्स का बनना, मेल और फीमेल का मिलना, और मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलना, ये 3 चीजें नेसेसरी है, सही है। इसके अलावा जो भी चीजें वो सारी एसेसरी चीजें, सही है, वो सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड और अलग अलग चीजों से, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, सही है। तो गैमीटोजेनेसिस कौन करवाते हैं, गोनेट्स करवाते हैं। गैमीटोजेनेसिस कौन करवाते हैं, गोनेट्स, इसीलिए गोनेट्स प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये हो गई बात। अच्छा, यूट्रस, यूट्रस हमारे पास एक इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है, सही है। इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है, सही है। उल्टा पेयर ऐसा लग रहा है रखा हुआ है, सही। इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इसको हम वुम भी कहते हैं, सही है, जहां पे एक एम्ब्रियो ग्रो करता है। इट इज अ साइट, इट इज अ साइट वेयर एम्ब्रियो ग्रोस, जहां पे एम्ब्रियो ग्रो करता है, सही है। ये जो यूट्रस है इसके 3 रीजन्स है, 3 रीजन्स, 3 रीजन्स है। देखो, ये वाला जो रीजन है ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं फंडस। ये वाला जो रीजन है, जो मेन रीजन है, इसको हम कहते हैं बॉडी। और ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं, ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं नैरो रीजन, ये सर्विक्स है। तो 3 रीजन्स है, 3 रीजन्स। फर्स्ट इज फंडस, जिसकी कोई एज सच इंपॉर्टेंस नहीं है। सेकेंड इज बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज सर्विक्स, सही है। अच्छा, इस बॉडी में इम्प्लांटेशन होती है और इसी बॉडी में एम्ब्रियो ग्रो करता है, सही है। और ये जो सर्विक्स है ये यूजुअली प्लग्ड होता है, प्लग्ड विद डेंस म्यूकस। ये डेंस म्यूकस से प्लग्ड होता है, यानी इस तरह से यहाँ पे इतना डेंस म्यूकस होता है, इतना गाढ़ा म्यूकस होता है कि कोई भी चीज ना बाहर से अंदर जा सकती है ना अंदर से बाहर जा सकती है। तो ये प्लग होता है, सही है। कब इसकी प्लगिंग खत्म होती है वो बात करेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अभी ये प्लग है, सही है। और यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ होता है, और ये फ्लूइड लीक भी नहीं होता है, क्यों लीक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस है, सही है। तो ये पूरा, इस पूरे में फ्लूइड फिल्ड होता है, इस पूरे यूट्रस में, और इस म्यूकस की वजह से ये फ्लूइड लीक नहीं होता है,
सही है। और ये जो ओवम यहाँ पे आता है ये जाइगोट बन जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई जाइगोट बन जाएगा, तो यहाँ पे स्विम करता है और स्विम करते 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 जैसे ही किनारे तक पहुंचता है ये एंडोमीटियम इसको पकड़ लेता है और पकड़ के क्या कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है इस तरीके से, और फिर इसके अंदर से ग्रो करना शुरू करता है। सही है, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सर्विक्स थिन पार्ट है, इधर लास्ट पार्ट। सही है, और उसके बाद थर्ड, अच्छा इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी जो वॉल है, इस यूट्रस की जो वॉल है इसकी भी 3 लेयर्स हैं। एक ये बाहर जो पतली सी लेयर नजर आ रही है कनेक्टिव टिश्यू की, एक ये जो अंदर लेयर आ रही है, और एक जो बीच में जो लेयर है। सही, अंदर वाली लेयर भी थोड़ी सी थिक होती है, इसको थिक कर लेते। सही है, ये जो सबसे अंदर जो लेयर नजर आ रही है इसको हम कहते हैं एंडोमीट्रियम। ये जो बीच में लेयर है इसको हम कहते हैं मायोमीट्रियम, और ये जो बाहर जो लेयर है इसको हम कहते हैं पेरीमीट्रियम। तो ये 3 लेयर्स हैं। तो इसकी जो वॉल है यूट्रस की वॉल में भी कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स। सबसे अंदर वाली एंडोमीट्रियम, सेंटर वाली मायोमीट्रियम, एंड सबसे बाहर वाली पेरीमीट्रियम। सही। अच्छा, ये एंडोमीट्रियम स्पंजी टिश्यूज से बनता है। स्पंजी टिश्यूज मतलब इसमें वाटर कंटेंट यानी ब्लड का कंटेंट ज्यादा होता है, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहीं पे इम्प्लांटेशन होती है, यहीं पे एम्ब्रियो को इम्प्लांट होना पड़ता है और ग्रो करना होता है, इसलिए ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है। मायोमीडियम नाम से पता चल रहा है, मायो है, कल ही हमने देखा था मायो का मतलब क्या है, मसल्स, और मायो गार्लिक का मतलब, तो यहाँ पे मसल्स होते हैं और मसल्स को बोलते हैं इसमें जो इनवॉलेंट्री होते हैं, कल ही हमने देखा था, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है इनकी कंडीशन। क्लियर। बताओ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन याद है? हाँ, मंथली साइक्लिक चेंजेस दैट अकर्स इन द यूट्रस एंड द ओवरीज इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज द मंथली साइक्लिक चेंजेस दैट occur in the uterus and ovaries of female every month is called female reproductive cycle। तो female reproductive cycle वो मंथली साइक्लिक चेंजेस है, यानी हर मंथ रिपीट होने वाला साइक्लिक चेंजेस, यानी एक फेज दूसरे फेज में, दूसरा फेज तीसरे फेज, तीसरा फेज चौथे फेज, और फिर चौथा फेज वापस से पहले फेज में कन्वर्ट हो जाता है। साइक्लिक का मतलब ये है, हर फेज दूसरे फेज में ट्रांसफर हो जाता है। मंथली साइक्लिक चेंजेस जो कि यूट्रस में होती हैं और ओवरीज में होती है। सही, यूट्रस और ओवरीज में वो मंथली साइक्लिक चेंजेस जो कि हर मंथ होती हैं उनको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसकी लेंथ, अगर इसकी एवरेज लेंथ की बात करें तो एवरेज लेंथ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज 28 days, but it can vary between 21 to 35 days। 21 से 35 डेज तक नॉर्मल है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल 21 डेज तक एक्सटेंड कर रही है तब भी नॉर्मल है, और 21 से 35 तक कहीं भी बीच में कर रही है तो वो नॉर्मल है। अगर 21 से डेज, अगर डेज 21 से कम हो गए तो मतलब ये क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। और इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया मतलब मेंसेस बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब अगर साइकिल 15 डेज में हो जाएगी तो हर 15 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगी। सही, तो मेंसेस बहुत ज्यादा होने लगेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉली, यानी मैनी, ज्यादा मेनोरिया। और अगर 35 डेज से एक्सटेंड कर जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, ओलिगोमेनोरिया, मतलब मेंसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, फ्यू हो जाएंगी मेंसेस। एलिगो का मतलब होता है फ्यू। सही, तो मेंसेस कम होके फ्यू रह जाएंगी, थोड़ी सी रह जाएंगी। सही, क्योंकि 35 डेज से ज्यादा होने का मतलब है हर 40 दिन के बाद मेंसेस रिपीट हो रही है, यानी मेंसेस की ड्यूरेशन क्या हो गई है, बढ़ गई है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये दोनों पैथोलॉजी है, ये दोनों बीमारी है, किसी ना किसी वजह से होगी, किसी ना कोई इसकी वजह होगी जिसकी वजह से ये सिम्टम्स अपेयर हो रहे होंगे। अच्छा, अगर साइकिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल स्किप हो जाए किसी मंथ में तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एमेनोरिया। यस, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमेनोरिया।
सही है, एमेनोरिया। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लेंथ को वेरी करती हैं? बेसिकली 4 चीजें। सबसे पहली चीज स्ट्रेस। सही है, स्ट्रेस सबसे ज्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लेंथ को चेंज करता है, क्योंकि स्ट्रेस हमारे हार्मोनल लेवल्स को चेंज करता है। और हम देखेंगे कि अभी थोड़ी देर में देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरा का पूरा हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे हार्मोन्स भी कंट्रोल नहीं होंगे, हार्मोन्स कंट्रोल नहीं होंगे तो या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। उसके अलावा ड्रग्स। सही है, अभी ड्रग्स अल्कोहल्स भी हो सकते हैं और मेडिसिन वाले ड्रग्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सही है, वो दोनों इसको चेंज करते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जो एथलेटिक वुमेन होती हैं उनमें अक्सर देखा जाता है कि वो एमेनोरिक होती हैं। सही है, मतलब उनके साल में 2-3 मेंसेस स्किप हो जाते हैं। सही, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो जाती है, क्यों? इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से या फिर इंटेंस एक्सरसाइज की वजह से भी। सही है, और उसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है? डाइट। सही है, खराब डाइट की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है। सही है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से। क्यों ओबेसिटी? वाई ओबेसिटी? क्योंकि ओबेसिटी, कोई बंदा अगर ओबीस है, इसका या कोई फीमेल अगर ओबीस है, इसका मतलब उसकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू यानी फैट कंटेनिंग टिश्यू बहुत ज्यादा है। और एडिपोज टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं एडिपोज सेल्स, और ये एडिपोज सेल्स रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन। सही है, और एस्ट्रोजन क्या करता है? एफएसएच और एलएच कंसंट्रेशन को कम करता है। तो देखो, अगर एफएसएच आ रहा था मिसाल के तौर पे एक एडुकेट अमाउंट में एफएसएच आ रहा था बॉडी में, तो वो एक एडुकेट टाइम में उसको oocyte को क्या कर रहा था? मेच्योर कर रहा था। याद है फॉलिकुलर फेज में oocyte को ये मेच्योर करता है, प्राइमरी oocyte को, प्राइमरी फॉलिकल को, तो एक एडुकेट टाइम लिमिट में कर रहा था। मगर अगर एफएसएच एस्ट्रोजन ब्लड में ज्यादा होगा तो एफएसएच की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम। तो अब कम एफएसएच को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ग्राफियन फॉलिकल यानी एग प्रोड्यूसिंग फॉलिकल बनाने में। होगा ऐसा? तो इसलिए इनमें क्या होगी? हमें क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलेगा। सही, क्योंकि मेंसेस डिले हो जाएंगी। अच्छा, इस चीज को मैं दोबारा बताऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। सही, तो वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इनमें कुछ और सिम्टम्स ही देखने को मिलते। तो ओबेसिटी, डाइट, ड्रग्स, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस, ये 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ चेंज होती है। अच्छा, अब क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एवरी मंथ रिपीट होती है, एवरी मंथ क्या होती है? रिपीट होती है, इसीलिए हम इस साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो निकला है एक वर्ड मेंसेस से, और मेंसेस का मतलब होता है मंथ। क्योंकि साइकिल हर मंथ रिपीट होती है तो हम इसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी हर माह रिपीट होने वाली साइकिल। सही है, हर मंथ रिपीट होने वाली साइकिल। इसके अलावा अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है ओवेरियन साइकिल, यानी वो चेंजेस जो कि किसमें हो रही है? ओवरीज में। और दूसरा है यूट्राइन साइकिल, यानी वो चेंजेस जो कहां हो रही है? यूट्रस में। अच्छा, इसमें सबसे मेन जो चीज है वो है ओवेरियन साइकिल। अगर किसी को ओवेरियन साइकिल समझ में आ गया तो यूट्राइन साइकिल समझना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। इसलिए हम ओवेरियन साइकिल को पहले अलग से पढ़ेंगे सेपरेटली। सही, किसी बुक में ऐसा है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवेरियन और यूट्राइन साइकिल को कंबाइन करके लिखा हुआ है, मगर पहले हम क्या पढ़ेंगे? ओवेरियन साइकिल को सेपरेट, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। सही है, तो पहले ओवेरियन साइकिल पढ़ लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करेंगे, उसमें दोनों को कंबाइन कर लेंगे। तो गौर से सुनना ओवेरियन साइकिल। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होगी ओवेरियन साइकिल की? वो मंथली साइकिलिक चेंजेस जो कि ओवरी ऑफ द फीमेल में हो, उसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे? ओवेरियन साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, अब ओवेरियन साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज, दूसरा फेज होता है ओव्यूलेशन, और तीसरा फेज होता है ल्यूटियल फेज। सही। अब ये जो फॉलिकुलर फेज है ये रन करता है फ्रॉम डे 1 थ्रू डे 13,
ओव्यूलेशन डे 14 में होता है और ल्यूटियल फेज डे 15 से डे 28 तक रन करता है और फिर डे 28 में दोबारा से क्या स्टार्ट हो जाता है, फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें एक एक फेज को अलग अलग से पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं फॉलिकुलर फेज, और यहां पे बना लेते हैं एक ओवरी। देखो, अच्छा, डे 1 फॉलिकुलर फेज एक्सटेंड करता है फ्रॉम डे 1 टू डे 13 तक। तो कंसिडर करते हैं डे 1 को, तो डे 1 वो दिन होगा जिसमें FSH रिलीज होगा, सही है। और FSH क्या करेगा, FSH ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना शुरू करेगा। जब ओवरी का हमने स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने देखा था ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, सही। ये जो चीज है इसको हम लिखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको दोबारा पढ़ेंगे हम, सही है। तो अभी यहाँ पे लिख रहे नहीं, अभी डायग्रामेटिकली समझ रहे हैं सिर्फ। FSH स्टिमुलेट करेगा किसको, ओवेरियन फॉलिकल को, सही है। और इसके नतीजे में 5 से 6 ओवेरियन फॉलिकल ग्रो करना शुरू कर देंगे। यहां पे मैं सिर्फ 4 बना रहा हूं, 4 ओवेरियन फॉलिकल्स क्या करना शुरू कर दिए, ग्रो करना शुरू कर दिए, सही है। और जब ये ग्रो करना शुरू करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल में, सही है। मगर इनमें से कोई एक फॉलिकल ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा और वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रिलीज करना शुरू कर देगा एक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। और हमें पता है कि एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक रखते हैं FSH के साथ भी और LH के साथ भी। यानी जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बनेगा एस्ट्रोजन रिलीज होगा और वो FSH और LH को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। और FSH और LH इनहिबिट हो जाएंगे तो मजीद फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता और ये एस्ट्रोजन रिलीज नहीं करता तो होता क्या, ये जो बचे हुए फॉलिकल्स हैं ये भी ग्रो करके इतने ही बड़े हो जाते हैं और हमारे पास एक से ज्यादा मल्टीपल ओव्यूलेशन हो जाती है। और मल्टीपल ओव्यूलेशन की वजह से ट्विंस होते हैं, ऐसे ही है ना, अभी भी ट्विंस होते हैं मगर ज्यादातर कंडीशन में मल्टीपल ओव्यूलेशन नहीं होती है। जैसे ही एक फॉलिकल बड़ा होता है वो क्या रिलीज करना शुरू कर देते हैं, एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन FSH और LH को खत्म कर देते हैं, तो नो मोर फॉलिकल्स विल ग्रो। और जितने फॉलिकल्स बच गए ये सारे क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट। क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, सही है। यहां तक बात समझ में आई, सही। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसका एक और नाम है, इसको हम एग प्रोड्यूसिंग फॉलिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग प्रोड्यूसिंग फॉलिकल, सही है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल मजीद ग्रो करेगा और बहुत बड़ा हो जाएगा, सही है, बहुत बड़ा हो गया ये ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा, जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे ये मोर एंड मोर एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा। एस्ट्रोजन को की कंसंट्रेशन ब्लड में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ती जाएगी FSH की कंसंट्रेशन ब्लड में क्या होती जाएगी, कम। एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी FSH की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा कम होगी, सही। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ग्राफियन फॉलिकल बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा होने का क्या मतलब है, अब ये एग प्रोड्यूस करने के काबिल हो चुका है, सही। याद रखना ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो oocyte होगा वो सेकेंडरी oocyte ही होगा, ओवम नहीं बनेगा अभी, सही है। ओवम तुम लोगों को पता है कब बनेगा, जब स्पर्म आएगा तभी बनेगा, जब तक स्पर्म नहीं आता ये सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। तो ग्राफियन फॉलिकल बहुत बड़ा हो गया, सही है। अब ब्रेन को कैसे पता चलेगा ग्राफियन फॉलिकल बहुत बड़ा हो गया, ब्रेन को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इसने। ब्रेन तो ओवरी के अंदर झांक के नहीं देख रहे कि ये बड़ा हुआ है, एग प्रोड्यूस करने के काबिल हुआ है या नहीं हुआ है। ब्रेन को कैसे पता चलेगा, ब्रेन को इस तरह पता चलेगा जब एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत बढ़ जाएगी और FSH की कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत कम हो जाएगी। तो जब एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई है और FSH की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई है, इसका मतलब ग्राफियन फॉलिकल, एग प्रोड्यूसिंग फॉलिकल बहुत बड़ा हो चुका है और अब ये एग प्रोड्यूस करने के काबिल हो चुका है। तो अब ये क्या करेगा, अब हमारा ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि क्या रिलीज करो, LH। हालांकि एस्ट्रोजन LH को भी इनहिबिट करता है मगर ये एक स्पेशल सिग्नल मिलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज LH। और उसका स्टिमुलस क्या है, ये स्टिमुलस अक्सर MCQs में पूछा जाता है। ये स्टिमुलस क्या है LH के रिलीज का,
इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज लेवल ऑफ एफएसएच इन ब्लड। ब्लड में एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, एफएसएच की कंसंट्रेशन बहुत कम। ये स्टिमुलस है फॉर द रिलीज ऑफ एलएच। और अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो एस्ट्रोजन एलएच को इनहिबिट करेगा, मगर ये खास स्टिमुलस जब मिलेगा तो ब्रेन क्या करेगा कि स्पेशल सिग्नल भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज एलएच। और ये एलएच जो रिलीज होगा ये एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होगा, इसलिए इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। ब्लड में एक एलएच सर्ज आ जाएगा, यानी अचानक से एलएच क्या हो जाएगा, ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज दिस oocyte, और ये इस oocyte को रिलीज कर देगा, सेकेंडरी oocyte को। अब ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकल गया, और हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, ओवेरियन साइकिल। तो हम इस सेकेंडरी oocyte के बारे में जिक्र करेंगे नहीं करेंगे, ये ओवरी से बाहर निकल गया। हम देखेंगे ओवरी के अंदर क्या चेंजेस हो रही है, ओवरी से बाहर क्या चेंजेस हो रही है, ये हमें अभी नहीं देखना है, इसको देखेंगे जब हम पढ़ेंगे कहां गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे इसको। ये वैसे चले जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, मगर ये बाद में देखेंगे इसको। बच क्या गया पीछे, ये रप्चर्ड फॉलिकल। ये फॉलिकल रप्चर होकर रिलीज करेगा ओवम को, सही है, oocyte को। तो ये रप्चर्ड फॉलिकल पीछे बच गया। तो हुआ क्या, एलएच सर्च की वजह से ओव्यूलेशन हो गई, और ओव्यूलेशन की वजह से जो पीछे बच गया वो क्या बचा, रप्चर्ड फॉलिकल। ये जो ओव्यूलेशन हुई है डे 14 में हुई है, यानी हमारा यहाँ पे ओव्यूलेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब थर्ड फेज हमें पढ़ना है, वो कौन सा फेज है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, सही है। तो अब यहां पे देखो, अब ये जो रप्चर्ड फॉलिकल बच गया है कौन से डे में, डे 14 में, ये एलएच हार्मोन इस रप्चर्ड फॉलिकल को कन्वर्ट कर देगा एक येलोइश बॉडी में। इसमें कन्वर्ट कर देगा एक येलोइश बॉडी। सही है। अच्छा, येलो को हम उसमें लैटिन में क्या कहते हैं, येलो को हम लैटिन में कहते हैं ल्यूटिया, ल्यूटियम, सही है। और बॉडी को क्या कहते हैं, कॉर्पस। याद है स्टमक में भी हमने देखा था कॉर्पस या फिर बॉडी, कुछ भी कहते हो। कॉर्पस का मतलब क्या है, बॉडी। बॉडी इंग्लिश का वर्ड है, कॉर्पस लैटिन का वर्ड है। तो कॉर्पस ल्यूटियम मतलब येलोइश बॉडी। समझ में आ गई बात। तो ये कॉर्पस ल्यूटिया एक येलोइश बॉडी में कन्वर्ट कर देगा किसको, रप्चर्ड फॉलिकल को, जिसने oocyte को रिलीज कर दिया। उस रप्चर्ड फॉलिकल को कन्वर्ट कर देगा एक येलोइश बॉडी जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये काम कौन करेगा, एलएच। एलएच का भी फुल फॉर्म हम देखें तो एलएच का फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मतलब ऐसा हार्मोन जो किसी चीज को येलो कर दे, तो वो इस रप्चर्ड फॉलिकल को क्या कर देता है, येलो कर देता है, इसीलिए इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ल्यूटियल फेज में होगा क्या, ल्यूटियल फेज में जो रप्चर्ड फॉलिकल बचा है, ओव्यूलेशन के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल बचा है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये शुभ काम कौन करेगा, एलएच, सही है। अब जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कौन से डे में, डे 15 में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करना शुरू कर देगा, दो हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे एफएसएच को भी एंड एलएच को भी। और एफएसएच और एलएच दोनों ही कंसंट्रेशन ब्लड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर कॉर्पस ल्यूटियम ये दो हार्मोन्स को रिलीज नहीं करता तो क्या होता, एफएसएच और एलएच की कंसंट्रेशन ब्लड में कम नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता, मजीद फॉलिकल्स ग्रो करते रहते हैं और हमारे लिए मसला बन जाता मल्टीपल ओव्यूलेशन का, जो कि हमें नहीं बनाना था। तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन आते हैं और वो क्या करते हैं, एफएसएच और एलएच को इनहिबिट करते हैं। ये इनहिबिट करते रहते हैं कब तक, डे 28 तक। डे 28 में अच्छा हम ये कंसिडर करते हुए चल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी अभी, सही है, प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जब ये साइकिल कंटिन्यू है, सही। प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो क्या होगा वो बाद में देखेंगे, सही है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं होने से ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजेनरेट। यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम के साथ डीजेनरेट हो जाएगा। और जब डीजेनरेट होगा तो इसकी डीजेनरेशन से इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा, इफेक्ट ये प्रोड्यूस होगा
کہ یہ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा था. अब तो कोई पीछे ग्राफियन फॉलिकल भी नहीं बचा एस्ट्रोजन को रिलीज करवाने वाला. तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वाहिद सोर्स कौन है? कॉर्पस ल्यूटियम. तो ये क्या कर रहा था? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा था. तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ब्लड में क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी. और जब ब्लड में ड्रॉप होगी तो एफएसएच और एलएच को रोकने वाला कौन था? ये दोनों. जब जैसे ही ये ब्लड में ड्रॉप होगा, कब? डे 28 में. सही, डे 28 में जैसे ही ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी, एफएसएच और एलएच, एफएसएच दोबारा से रिलीज होना शुरू हो जाएगा और फिर से डे 1 स्टार्ट हो जाएगा. सही है. इस तरह ल्यूटियल फेज दोबारा से किस में आ जाएगा? फॉलिकुलर फेज में. फिर ये पूरी साइकिल चलेगी और फिर दोबारा ये साइकिल यहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल को कलेक्टिवली पढ़ेंगे. ओवेरियन साइकिल तो हमें समझ में आ गया. ओवेरियन साइकिल के जरिए हम किसको समझेंगे? यूट्राइन साइकिल को समझेंगे. क्योंकि यूट्राइन साइकिल जो है, यूट्राइन साइकिल इज द मिरर इमेज ऑफ ओवेरियन साइकिल. यूट्राइन साइकिल ओवेरियन साइकिल का मिरर इमेज है. किसी को अगर ओवेरियन साइकिल समझ में आ गई तो यूट्राइन साइकिल भी आराम से समझ में आ जाएगी. क्योंकि ओवेरियन साइकिल में जो हार्मोन्स की हार्मोनल चेंजेस होती हैं वो यूट्राइन साइकिल में स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाती हैं. तो अगर किसी को ओवेरियन साइकिल के हार्मोनल चेंजेस समझ में आ गए तो उसको यूट्राइन साइकिल के स्ट्रक्चरल चेंजेस भी समझ में आ जाएंगे. सही है. तो 3 फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में. पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन. दूसरा फेज प्री ओव्यूलेटरी फेज. कह सकते हैं इसको, या फिर इसको कह सकते हैं हम प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर इसको कह सकते हैं हम फॉलिकुलर फेज. तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं. देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका नाम है प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन से पहले वाला. प्रोलिफरेटिव फेज यूट्राइन साइकिल में नाम है. क्यों? क्योंकि इसमें यूट्रस की प्रोलिफरेशन होती है. प्रोलिफरेशन मतलब डिवीजन, ग्रोथ को प्रोलिफरेशन कहते हैं. और फॉलिकुलर फेज किसमें नाम है इसका? ओव्यूलेट. सही, ओव्यूलेटरी साइकिल में, ओवेरियन साइकिल. सही. और थर्ड फेज है इसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, यानी ओव्यूलेशन के बाद जो फेज है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज. और या फिर इसको कहते हैं ल्यूटियल फेज, या फिर इसको कहते हैं सिक्रीटरी फेज. क्योंकि इसमें 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वही मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसलिए इसको सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं. सही है. सिक्रीटरी फेज. ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम डे 1 टू डे 5. ये जो प्री ओव्यूलेटरी, प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम डे 6 टू डे 14. और ये जो हमारे पास लास्ट जो ल्यूटियल फेज, सिक्रीटरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम डे 15 टू डे 28. सही. तो सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन. अच्छा, ये जो मेंस्ट्रुएशन का जो फेज है, ये मेंस्ट्रुएशन का फेज उस वक्त समझ में आता है जब हम लास्ट फेज सिक्रीटरी फेज पढ़ लेते हैं. तो इसीलिए मेंस्ट्रुएशन हम अभी भी पढ़ रहे हैं और फिर लास्ट फेज पढ़ने के बाद दोबारा ये मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे. सही है. मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड करता है फ्रॉम डे 1 टू डे 5. और मेंस्ट्रुएशन में होती क्या है? मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम शेड्स ऑफ. एंडोमेट्रियम क्या होता है? शेड ऑफ होता है, यानी झड़ना शुरू हो जाता है. क्यों शेड ऑफ होता है एंडोमेट्रियम? ड्यू टू, क्यों शेड ऑफ होता है? ड्यू टू इस्कीमिया. इस्कीमिया क्या होता है? सुना है कभी वर्ड इस्कीमिया? इस्कीमिया सुना है तुमने? सुना है? क्या होता है इस्कीमिया? लो लेवल ऑफ ब्लड. यस, लो लेवल ऑफ ब्लड. सही. इस्कीमिया क्या होता है? जब ब्लड सप्लाई किसी टिश्यू की लॉस हो जाए, खत्म हो जाए ब्लड सप्लाई, वहां ब्लड नहीं पहुंचे तो उस टिश्यू में क्या होने लगता है? इस्कीमिया. सही है. इस्कीमिया इज अ टिश्यू डेथ. इस्कीमिया क्या है? टिश्यू डेथ है ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई.
तो टिश्यू डेथ होना शुरू हो जाती है इस्कीमिया की वजह से, और इसकी वजह से एंडोमेट्रियम क्या होना शुरू हो जाता है, शेड ऑफ। अब टिश्यू डेथ क्यों होती है वो हम समझेंगे किसमें, ल्यूटियल फेज में, सही, या फिर सिक्रीटरी फेज में। अच्छा, अब होता क्या है, होता यह है कि द डेब्रीज ऑफ एंडोमेट्रियम, डेब्रीज ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का जो डेब्रीज है वो, और अनफर्टिलाइज एग, अनफर्टिलाइज एग, जो ओवम जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया वो, एंड द ब्लड फ्लो आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वजाइना in the form of menstrual flow। सही है, तो डेब्रीज ऑफ एंडोमेट्रियम, अनफर्टिलाइज्ड एग और ब्लड क्या होता है, वजाइना से बाहर निकलता है, किस फॉर्म में, मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में, और इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, या फिर ये कॉमनली जाना जाता है मेंसेस के नाम से। सही है, अच्छा यही बात थी इसमें। इसके बाद सेकेंड फेज है, अच्छा ये जो डे 1 से डे 5 तक एक्सटेंड कर रहे हैं, ये तो यूट्रस में ये चेंजेस हो रही हैं। ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, याद करो, डे 1 से डे 5 में फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं। सही है, फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब सेकंड फेज स्टार्ट होता है, सेकंड फेज का नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। एक नाम लिख लेते हैं कोई भी, प्रोलिफरेटिव फेज। अब ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो प्रोलिफरेटिव फेज एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम डे 6 टू डे 14, और याद करो इसमें फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू कर दिए थे डे 1 से ही ओवरी के अंदर। ये तो हमने देखा यूट्रस में क्या हो रहा था, ओवरी के अंदर तो डे 1 से डे 5 तक फॉलिकल्स ग्रो करके अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं फॉलिकल्स, और वो क्या रिलीज करना शुरू कर देते हैं, फॉलिकल्स स्टार्ट रिलीजिंग, सॉरी या फिर नाम लिख देते हैं, जो हमारे पास लार्ज फॉलिकल है, एग प्रोड्यूसिंग फॉलिकल, वो क्या रिलीज करना शुरू कर देते हैं, एग प्रोड्यूसिंग फॉलिकल क्या रिलीज करना शुरू कर देते हैं, एस्ट्रोजन। अच्छा, अब एस्ट्रोजन का काम क्या था, सबसे पहले तो ये एफएसएच को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो एस्ट्रोजन क्या करते हैं, एफएसएच को इनहिबिट करता है, ये तो हमने देख लिया था। एस्ट्रोजन के दो और काम है जो हमने वहां पे नहीं देखे थे। एस्ट्रोजन का एक काम तो ये है कि ये क्या करता है, जो सर्वाइकल म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस क्या है, सर्विक्स जिस म्यूकस से प्लग था उसको कहते हैं सर्वाइकल म्यूकस। उस सर्वाइकल म्यूकस को थिन एंड स्ट्रिंजी, स्ट्रिंजी का मतलब है वाटरी, थिन कर देता है और वाटरी कर देता है। क्यों, हाँ, ताकि स्पर्म को गुजरने में कोई मसला ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो सर्वाइकल म्यूकस को थिन और स्ट्रिंजी कर देता है। और दूसरा काम क्या करता है, ये ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम करता है, एंडोमेट्रियम को ग्रो करवाता है। सही है, कैसे, एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन, यानी उसमें सेल डिवीजन करवाता है, ताकि एंडोमेट्रियम क्या हो सके, थिक हो सके और वहां पे आराम से इंप्लांटेशन हो सके। तो दरअसल ये बॉडी को प्रिपेयर करता है, या यूट्रस को प्रिपेयर करता है, इट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। सही है, क्या करवा रहे, सर्वाइकल म्यूकस को थिन और स्ट्रिंजी, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोलिफरेशन करवा रहे हैं, और साथ में वहां ब्लड वेसल्स को भी ग्रो करवा रहे हैं, स्पाइरल आर्टरीज, याद है, और यूट्रस को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। तो ये होता है प्रोलिफरेटिव फेज में, और ये काम कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। अब हमें पता है कि एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज के एंड में क्या होगा, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी और एफएसएच की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी। ऐसे ही ये तो हमने पढ़ लिया था। अच्छा, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ने की वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम लश एंड थिक, लश हो जाएगा और थिक हो जाएगा। सही, क्योंकि एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ चुकी है और एफएसएच की कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुकी होगी। सही है, ये एक स्टिमुलस है फॉर रिलीज ऑफ अनदर हार्मोन नोन एज एलएच। एलएच सर्ज आ जाएगा ब्लड में, और एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन हो जाएगी, और ओव्यूलेशन के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल बच गया है, वो रप्चर्ड फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में।
صحیح. یہ جو میں نے بلو سے بنایا ہے, یہ جو فیز ہے رپچرڈ فولیکل کنورٹ ہو جائے گا کارپس لیوٹیم سے. یہ فیز یہ ہم پڑھیں گے اس میں تھرڈ فیز میں, وچ از لیوٹیل فیز یا پھر سیکریٹی فیز. تو تھرڈ فیز اسٹارٹ کرتے ہیں. تھرڈ فیز کیا ہے؟ سیکریٹی فیز. سیکریٹی فیز, سیکریٹی فیز میں کیا ہوگا؟ وہی ہوگا, رپچرڈ فولیکل کنورٹ ہو جائے گا کس میں؟ رپچرڈ فولیکل کنورٹ ہو جائے گا کس میں؟ رپچرڈ فولیکل کنورٹ ہو جائے گا کارپس لیوٹیم میں. اور یہ کام کون کرے گا؟ ایل ایچ کرے گا. اچھا, یہ یوٹرائن سائیکل میں کس لیے ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ایسٹروجن نے اینڈومیٹریم کو لش اور تھک تو کر دیا, مگر ایسٹروجن اینڈومیٹریم کو مینٹین نہیں کر سکتا. صحیح ہے, اس نے اینڈومیٹریم کو تھک کر دیا مگر وہ مینٹین نہیں کر سکتا. اتنا بڑا اینڈومیٹریم ہو گیا, اتنا اسپنجی اینڈومیٹریم ہے, اس کو مینٹین کر کے نہیں رکھ سکتا. اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں بلڈ لاس ہو سکتا ہے اور اسکیمیا ہو سکتا ہے اس میں. تو اس کو کون مینٹین کرتا ہے؟ پروجسٹرون. تو یہ کارپس لیوٹیم ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے another hormone which is پروجسٹرون. اس کے ساتھ ایسٹروجن بھی ریلیز کرتا ہے مگر میں صرف پروجسٹرون لکھ رہا ہوں ابھی. یہ پروجسٹرون کیا کرتا ہے؟ اس پروجسٹرون کا کام ہے دو کام, مینٹین اینڈومیٹریم. یہ بہت انپورٹنٹ کام ہے, یہ اینڈومیٹریم کو مینٹین کرتا ہے. صحیح, یہ اینڈومیٹریم کو کیا کرتا ہے؟ مینٹین کرتا ہے. پورے پریگنینسی کے دوران اینڈومیٹریم کے اندر ہی بیبی گرو کر رہا ہوتا ہے پورے 9 months. تو 9 months پروجسٹرون کا لیول بلڈ میں فال نہیں کرنا چاہیے. کسی وقت اگر بلڈ میں فال کیا تو کیا ہو جائے گا؟ مس کیریج ہو جائے گا. صحیح ہے, کیونکہ اینڈومیٹریم کی مینٹین نہیں ہو پائے گا. پروجسٹرون کا لیول بہت انپورٹنٹ ہے فار پریگنینسی. اچھا, اور پروجسٹرون کیا کرتے ہیں؟ انہبٹ کرتا ہے FSH کو اور LH کو. صحیح ہے. اب پروجسٹرون اینڈومیٹریم کو مینٹین کیا ہوا ہے, مگر ہمیں پتا ہے انفارچونیٹلی کیا ہوگا, نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہوگا کہ ڈے 28 میں اگر فرٹیلائزیشن نہیں ہوئی تو کارپس لیوٹیم کیا ہو جائے گا؟ ڈی جنریٹ ہو جائے گا. اور اس کے ڈی جنریٹ ہونے سے دو ایفیکٹ پروڈیوس ہوں گے. ایک ایفیکٹ کہ ایک ایفیکٹ یہ پروڈیوس ہوگا کہ FSH کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی, جس کی وجہ, اور دوسرا ایفیکٹ کیا پروڈیوس ہوگا؟ دوسرا ایفیکٹ یہ پروڈیوس ہوگا کہ اینڈومیٹریم کو کون مینٹین کیا ہوا تھا؟ پروجسٹرون. اینڈومیٹریم میں جو آرٹریز ہے وہ آرٹریز کانسٹرکٹ ہو جائیں گی. صحیح ہے, اور آرٹریز کے کانسٹرکٹ ہونے سے کیا ہوگا؟ آرٹریز کے کانسٹرکٹ ہونے سے بلڈ سپلائی اسٹاپ ہو جائے گی, اور بلڈ سپلائی کے اسٹاپ ہونے سے کیا ہوگا؟ اسکیمیا ہوگا, اور اسکیمیا ہونے سے کیا ہوگا؟ اینڈومیٹریم شیڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو ڈے 1 میں دو چیزیں اسٹارٹ ہوں گی. ڈے 28 سے دوبارہ کیا اسٹارٹ ہو جائے گا؟ ڈے 1 میں دو چیزیں اسٹارٹ ہوگی. ایک اسٹارٹ ہوگا FSH کی وجہ سے اووری کے اندر, کہ دوبارہ سے اوویرین فولیکل گرو کرنا شروع کر دیں گے. اور دوسری چیز اسٹارٹ ہوگی یوٹرس کے اندر, کہ اینڈومیٹریم کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ شیڈ ہونا شروع ہو جائے گا. اور دوبارہ سے کیا اسٹارٹ ہو جائے گا؟ ڈے 1. صحیح, اور مینسٹریشن اسٹارٹ ہو جائے گی. کلیئر ہے؟ اچھا, ایک اور چیز ہے اس کو میں بتاتا ہوں. یہ جو پروجسٹرون ہے یہ تمہیں آرٹیفیشلی کسی کو بھی آرٹیفیشلی کسی بھی میڈیکل اسٹور سے, کسی بھی کیمسٹ کی شاپ سے مل سکتا ہے آرٹیفیشلی. اور اس کو آرٹیفیشلی یوز کیا جاتا ہے دو کاموں میں, ایز برتھ کنٹرول پلس, اور دوسری طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے ٹو ڈیلے مینسٹریشن. مینسٹریشن کو ڈیلے کرنے کے لیے بہت آسان ہے. دیکھو, ایک میڈیسن آتی ہے جو مینسٹریشن کو ڈیلے کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے, ایک میڈیسن آتی ہے جو برتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی پریگنینسی کو کنٹرول کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں کانٹراسیپٹیو پلس, اورل کانٹراسیپٹیو پلس. صحیح ہے. اچھا, یہ تو بہت آسان ہے. مینسٹریشن کو کیسے ڈیلے کرتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی کی اوویلیشن ہوئی ڈے 14 میں,
صحیح ہے. اب اس کے اس کا ایک مہینہ کمپلیٹ ہونے والا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ مینسٹریشن اسٹارٹ ہونے والی ہے. اب وہ اگر میڈیسن کھا لے, وہ فیمیل, تو کیا ہوگا, میڈیسن کھانے کی وجہ سے اب اس کا اینڈو کارپس لیوٹیم ڈی جنریٹ ہو چکا ہے, پروجسٹرون ریلیز نہیں کر رہا ہے, مگر وہ آرٹیفیشلی پروجسٹرون وہ فیمیل لے رہی ہے. کیسے لے رہی ہے؟ میڈیسن کے تھرو لے رہی ہے آرٹیفیشلی. تو اس کے بلڈ میں پروجسٹرون فال نہیں ہوگا. کارپس لیوٹیم کے ڈی جنریٹ ہونے کے باوجود کیا ہوگا, تو اس کے بلڈ میں پروجسٹرون فال نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے نہ اووری کے اندر ایف ایس ایچ کی مدد, نہ ایف ایس ایچ ریلیز ہوگا, یعنی اووری کے اندر بھی ڈے 1 اسٹارٹ نہیں ہوگا اور مینسٹریشن بھی شروع نہیں ہوگی. تو یہ کیا ہو جائے گا, سائیکل کیا ہو جائے گا, ایکسٹینڈ ہو جائے گا. صحیح ہے. ایف ایس ایچ کی کنسنٹریشن بھی نہیں بڑھے گی اور اینڈومیٹریم شیڈ بھی نہیں ہوگا, اور وہ وہیں پہ رکا رہے گا وہ پروسیس. جب تک وہ فیمیل میڈیسن لیتی رہے گی تب تک وہ ویسے ہی رکا رہے گا. 10 دن تک میڈیسن لیتی ہے, 10 دن تک وہ رکا رہے گا. 1 مہینے تک رکھتی ہے تو 1 مہینے تک دوبارہ سے مینسٹریشن نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ پروجسٹرون, کیونکہ پروجسٹرون جب کم ہوگا تبھی تو ایف ایس ایچ ریلیز ہوگا اور تبھی تو اینڈومیٹریم شیڈ ہوگا. تو دونوں کام نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ پروجسٹرون کم ہی نہیں ہو رہا ہے. دوسرا, برتھ کنٹرول پل کے صورت میں کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی مینسٹریشن ہونے کے بعد پلس کھانا شروع کر دے, برتھ کنٹرول پلس یعنی پروجسٹرون, تو ایف ایس ایچ ریلیز ہوگا نہیں ہوگا. پروجسٹرون کیا کرے گا, ایف ایس ایچ کو انہبٹ کرنا شروع کر دے گا. تو ایف ایس ایچ ریلیز نہیں ہوگا تو کیا اووری کے اندر کوئی اووم جنریٹ ہوگا, اووری کے اندر کوئی گرافین فالیکل بنے گا؟ جب گرافین فالیکل نہیں بنے گا تو اوویلیشن ہوگی نہیں ہوگی. جب اوویلیشن نہیں ہوگی تو کیا زائگوٹ بنے گا؟ زائگوٹ نہیں بنے گا تو پریگنینسی بھی نہیں ہوگی. تو اگر برتھ کنٹرول پلس کی صورت میں کوئی لے رہا ہے پروجسٹرون کو یا اورل کانٹراسیپٹیو پلس کی صورت میں, تو یہ پریگنینسی کو کیا کر سکتا ہے, اسٹاپ کر سکتا ہے. صحیح ہے. سلیبس میں ایک ٹاپک اور ایڈ ہوا ہے اور اس کا نام ہے سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز. سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز. تو یہ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ایسی ڈیزیز کو کہتے ہیں ہم جو سیکسول انٹرکورس کے ذریعے اسپریڈ ہو. صحیح ہے. بیسکلی 3 ڈیزیز جو ہماری بک میں لکھی ہوئی ہیں انہیں 3 کو ہمیں پڑھنا ہے. فرسٹ ون از گونوریا, سیکنڈ ون از سیفلس, اینڈ تھرڈ ون از ایڈس. صحیح. سب سے پہلے تو تینوں کی کاؤزیٹیو ایجنٹ کو دیکھ لیتے ہیں. جو کاؤزیٹیو ایجنٹ ہے تینوں میں, گونوریا میں کیا کون سا کاؤزیٹیو ایجنٹ ہے؟ نیزیریا گونوریا. صحیح ہے. سیفلس کا جو کاؤزیٹیو ایجنٹ ہے وہ کون ہے؟ ٹریپونیما پیلیڈم. اور ایڈس کا جو ہے وہ کون ہے؟ ایچ آئی وی, ہیومن امیونو وائرس, ہیومن امیون وائرس. صحیح. اچھا, تینوں کے روٹ آف ٹرانسمیشن سیم ہے, یہ تینوں ایس ٹی ڈیز ہے. یہ اورو جینیٹل روٹ اور سیم روٹ ان کی بھی ٹرانسمیشن کا اور ان کی بھی ٹرانسمیشن کا. ہاں, سمٹمس الگ ہو سکتے ہیں تینوں میں, تو تینوں کے سمٹمس دیکھ لیتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے. سمٹمس, تو اس کے سمٹمس کیا ہیں گونوریا کے؟ سب سے پہلے تو پینفل اور برننگ سینسیشن ڈیورنگ یورینیشن. یورینیشن کے دوران برننگ سینسیشن ہونا. صحیح ہے. یہ پہلا سمٹم ہے. اس کے علاوہ ریلیز آف پس کا ریلیز ہونا فرام وجائنا, وجائنا سے پس کا ریلیز ہونا. اس کے علاوہ ایچنگ ان ریپروڈکٹیو ایریا, ریپروڈکٹیو پارٹ, ریپروڈکٹیو آرگن جس طرح وہاں پہ ایچنگ ہونا. اس کے علاوہ ڈیفیکلٹی ان سویلوئنگ, کوئی چیز سویلو کرنے میں ڈیفیکلٹی ہونا. اس کے علاوہ سور تھروٹ ہو سکتا ہے. یہ کوئی سمٹمس ہیں اس کے. اچھا, سیفلس کے سمٹمس کی بات کریں اگر, تو سیفلس کے سمٹمس 3 الگ الگ فیزز میں الگ الگ ہوتے ہیں. فیز 1 جو ہوتا ہے سیفلس کا فیز 1 جو ہوتا ہے, جو فرسٹ فیز ہوتا ہے, جو پرائمری فیز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. پرائمری فیز میں کیا ہوتا ہے؟ پرائمری فیز میں ہم کہہ سکتے ہیں
सोर्स होते हैं पेनफुल सोर्स होते हैं एट अफेक्टेड एरिया में सोर्स होते हैं बस, सही, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। सेकेंडरी फेज, इसमें क्या होते हैं, रैशेज होते हैं पूरे स्किन में, सही, पूरी बॉडी में रैशेज होते हैं और उसमें इचिंग होती है, सही है। और उसके बाद सेकेंडरी फेज का ये फर्स्ट फेज है, और सेकेंडरी फेज का जो लेटेंट फेज होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक होता क्या है, सबसे पहले जिसको सेफिलिस होता है, सेफिलिस से वो इन्फेक्ट होता है, उसको रिप्रोडक्टिव एरिया में क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, सही है। उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, सोर्स खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। वो सोचता है मैं डॉक्टर के पास जाऊं और सोचते सोचते सोर्स खत्म हो जाते हैं, बोलते हैं चलो शुक्र है डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, सही है। फिर क्या हो जाता है, पूरी बॉडी में रैशेज हो जाते हैं और इचिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो सोचते हैं अब डॉक्टर के पास जाऊं और सोचते सोचते ही क्या होता है, रैशेज और इचिंग भी क्या होती है, खत्म हो जाती है। और सेकेंडरी फेज का लेटेंट स्टेज शुरू हो जाता है जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, और सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं सारे, मतलब मैं बीमार हुआ और मैं क्या हो गया, सही हो गया। मगर अभी भी वो इन्फेक्टेड है और वो बिहेव कर रहा है एज अ कैरियर। वो सोच रहा है मुझे कोई बीमारी नहीं है, मगर वो एक बैक्टीरिया को कैरी कर रहे हैं। कौन से बैक्टीरिया को, ट्रिपोनिमा पैलिडम, और हर किसी को क्या कर रहे हैं, फैला रहा भी है वो बैक्टीरिया। और फिर अगर वो इलाज नहीं करवाया, कोई पागल है जो इलाज करवाएगा, उसको एक चीज हुई सही हो गई, दूसरी चीज हुई सही हो गई, अब वो एसिम्प्टोमेटिक है तो वो इलाज करवाएगा। पाकिस्तान में तो खासतौर पर वो इलाज नहीं करवाएगा, तो टर्शियरी स्टेज आ जाएगी। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया तो कौन सी स्टेज आ जाएगी, टर्शियरी। और टर्शियरी स्टेज में क्या स्टार्ट हो जाएगा, हर सिस्टम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी अटैक कर देगा बैक्टीरिया, यानी हार्ट पे। नर्वस सिस्टम पे भी अटैक कर देगा, यानी ब्रेन पे। स्केलेटल, या हम क्या सकते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पे भी अटैक कर देगा, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, सही है। और एक साथ इन सब सिस्टम से अटैक करके क्या हो जाएगी, इंसान की डेथ हो जाएगी। सेम उसी तरह एड्स के भी सिम्टम्स वेरी करते हैं। स्टार्ट में फ्लू लाइक सिम्टम होता है, फ्लू लाइक सिम्टम। उसके बाद एसिम्प्टोमेटिक फेज आ जाता है, उसमें कोई सिम्टम नहीं होता है। और उसके बाद फिर फुल ब्लोन एड्स स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हर सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है और हर किस्म के अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया या अपॉर्चुनिस्टिक वायरस या अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस जो हैं वो बॉडी में अटैक करना शुरू कर देते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस क्या होते हैं, कौन होते हैं, जो मुसलसल हमारी बॉडी में अटैक कर रहे होते हैं, मगर हमारे इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से उनको किल कर रहा होता है। फिर भी वो क्यों अटैक कर रहे होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी के तलाश में होते हैं। तो वही अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेन, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो हर किस्म की बीमारी का उसको ना